हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अरुण कमल जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है उम्मीद, इसके प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। मैंने इस कविता को पहले ही पढ़ा दिया है और उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। प्रश्न उत्तर चर्चा को समझने से पहले आपको कविता को भी अच्छी तरह से समझ लेना होगा। प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को भी खूब अच्छी तरह से समझकर ही आपको प्रश्न उत्तर चर्चा पढ़ना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह कविता वेस्ट बंगाल काउंसिल के क्लास 12 के 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के नाम से, और क्लास 12 के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न उत्तर चर्चा। आज मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है वे सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न उत्तर चर्चा। प्रश्न, उम्मीद शीर्षक कविता कवि अरुण कमल जी के किस पुस्तक में संकलित है? इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? इसका उत्तर है अरुण कमल जी द्वारा रचित उम्मीद शीर्षक कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सबूत में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1989 ईस्वी है। अगला प्रश्न, अरुण कमल जी का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है अरुण कमल जी का पूरा नाम है अरुण कमल उपाध्याय। प्रश्न, उम्मीद शब्द का क्या अर्थ है? उम्मीद शीर्षक कविता में उम्मीद शब्द को किसका प्रतीक माना गया है? इसका उत्तर देखिए। उम्मीद का शाब्दिक अर्थ है आशा, विश्वास, भरोसा, यकीन। इस शब्द में एक सूक्ष्म भाव, धैर्य, संभावना, सहनशक्ति छिपी हुई है कि एक मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी यह शब्द उसे नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने की प्रेरणा देता है। यह उम्मीद शब्द निराशा से भरे हृदय में आशा का संचार करता है। यह नव सृजन व नव निर्माण का प्रतीक है। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उत्तर देखिए, यहाँ पर कवि अरुण कमल जी इन बातों को समझने में असमर्थ हैं कि समुद्र या नदी के किनारे बसने वाले लोगों का घर द्वार, माल, असबाब सब कुछ नदी में आने वाले बाढ़ तथा समुद्र में तूफान के आने पर नष्ट हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। फिर भी ये लोग नदी या समुद्र के किनारे को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं अन्यत्र बसते नहीं हैं। वे कुछ दिनों के लिए नदी व समुद्र के किनारे को छोड़कर अन्यत्र जाते भी हैं, परंतु कुछ समय बाद पुनः वापस लौटकर वही घरों का निर्माण करते हैं। इन बातों को समझने में कवि असमर्थ है। अगला प्रश्न, दूसरे ही दिन तट पर कौन आकर बस जाते हैं? कवि ऐसे लोगों से क्या पूछते हैं या प्रश्न करते हैं? उत्तर देखिए, नदी या समुद्र के किनारे पर बसने वाले लोग नदी में बाढ़ या समुद्र में आई तूफान के कारण कुछ दिनों के लिए तट को छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं, परंतु जल स्तर के कम होते ही ये लोग पुनः नदी या समुद्र के तट पर आ बसते हैं। इसके साथ ही वे पुनः नव निर्माण के काम में लग जाते हैं। कवि इन लोगों से प्रश्न करते हैं या पूछते हैं कि जब नदी के बाढ़ या समुद्र के तूफान से उनका घर बार सब तबाह हो जाता है तो वे तट को हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते हैं? वे अपना घर किसी सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं बनाते हैं? अगला प्रश्न, दियारा का अर्थ क्या है? उत्तर, दियारा का अर्थ है नदी का किनारा। नदी में हर वर्ष बाढ़ आने पर नदी का पानी किनारे तक फैल जाता है, अतः नदी द्वारा लाई गई मिट्टी तट पर फैल जाती है और यह क्षेत्र काफी उपजाऊ बन जाता है। दियारा का अर्थ है नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि। प्रश्न, समुद्र में तूफान आने पर क्या होता है? इसका उत्तर है समुद्र में तूफान आने पर तट पर बसे लोगों के घर द्वार सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं। समुद्र की लहरें तटों पर स्थित लोगों के घरों, माल, आसबाब को अपने साथ बहाकर ले जाती है। अगला प्रश्न, जब तूफान चला जाता है तो उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है? इसका उत्तर है जब तूफान चला जाता है तो उसके दूसरे दिन ही समुद्र के किनारे बसने वाले लोग पुनः वापस तट पर पहुंचकर अपने उजड़े हुए घरों के नव निर्माण में जुट जाते हैं। प्रश्न, हर साल पड़ता है मुआर। मुआर का क्या अर्थ है? मुआर पड़ने पर इसका क्या परिणाम होता है? उत्तर, मुआर का अर्थ है सूखा पड़ना या अकाल पड़ना। कभी कभी वर्षा के अभाव में अकाल या सूखा पड़ जाता है। मुआर यानी सूखा पड़ने पर हरियाली धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, धरती फट जाती है। अपने खाने के लिए चारे या हरी हरी घासों की तलाश में पशु इधर उधर भटकते रहते हैं। इनको बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मवेशियों के खुर यानी पैर धरती में पड़े दरारों में फंसने लगते हैं। इन्हें चलने में काफी दिक्कत होती है। प्रश्न, फिर भी कौन इंतजार में आदमी बैठा रहता है द्वार पर?
कौन किसके इंतजार में बैठा रहता है, भाव स्पष्ट करें। उत्तर, यहाँ पर उन लोगों की बात कही गई है जो मुसीबत के दूर होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। प्रश्न, कल भी आएगी बाढ़, कल भी आएगा तूफान, कल भी पड़ेगा अकाल, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन में मुसीबतें और कठिनाइयां हमेशा आती रहती है, परंतु मनुष्य को इन कठिनाइयों से घबराकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बतलाया है कि आज जिस तरह से नदी में बाढ़ आई है, समुद्र में तूफान आया है और वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा है, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया है, बाढ़, तूफान और अकाल भविष्य में भी आएंगे, परंतु मनुष्य इन सबसे घबराकर हार नहीं मानता है। कवि का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक डटकर मुसीबतों का सामना करे, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी उम्मीद का दामन थाम कर निर्माण कार्य में, नव सृजन में लग जाए। अगला प्रश्न, जब वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं तो भी सूर्यास्त के समय पक्षियों का दल उस ठूठ वृक्ष के घोंसले में वापस क्यों आते हैं? इसका उत्तर है, सूखा या अकाल पड़ने के कारण वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, परंतु सूर्यास्त के समय बहुत दूर से पक्षियों का दल बहुत दूर से चित्कार करता हुआ उस ठूठ वृक्ष के घोंसले में इसलिए वापस आते हैं कि एक न एक दिन वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा, उस पेड़ पर नए पत्ते लगेंगे। उन पक्षियों के मन में यह उम्मीद है कि वृक्ष पुनः अपनी हरियाली को प्राप्त करेंगे। प्रश्न, ठूठ वृक्ष का क्या अर्थ है, यह किसका प्रतीक है? उत्तर, ठूठ वृक्ष का अर्थ है बिना शाखाओं और पत्तों वाला सूखा पेड़। तो ठूठ वृक्ष किसका प्रतीक है? देखिए, ठूठ वृक्ष नाश और तबाही का प्रतीक है। कवि ने यह बतलाना चाहा है कि मनुष्यों की भांति पशु पक्षियों में अपने निवास स्थान के प्रति गहरा लगाव होता है। यही कारण है कि तबाही के बाद यह वृक्ष के सूख जाने पर भी पक्षी उस ठूठ वृक्ष को छोड़ता नहीं है। दिन ढलने पर वह उसी ठूठ वृक्ष पर बने घोंसले में वापस आता है, जो उसके वृक्ष के प्रति आशावादी दृष्टि को दर्शाता है कि एक ना एक दिन वह ठूठ वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाएगा, पत्तों से भर जाएगा। अगला प्रश्न, कवि ने यहाँ पर किस सत्य का उद्घाटन किया है, या कवि ने पक्षियों का ठूठ वृक्ष में लौटना के माध्यम से किस सत्य को उद्घाटित किया है? उत्तर, कवि ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि पक्षी भी अपने वास स्थान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए पत्तों के झड़ जाने पर भी उन्हीं ठूठ वृक्षों पर बने घोंसले में सूर्यास्त के समय वापस आते हैं। तो जिस तरह से पशु पक्षियों का अपने वास स्थान के प्रति प्रेम होता है, ठीक ऐसा ही प्रेम जो है मनुष्य का भी होता है कि वह जहाँ रहता है उस जगह से उसका लगाव होता है। तबाही आने पर भी मनुष्य अपने निवास स्थान का परित्याग कुछ दिनों के लिए करता है, परंतु जैसे ही परिस्थिति सुधरती है वह पुनः उसी स्थान पर रहने के लिए आ जाता है और फिर से वह अपने टूटे हुए, तबाह हुए घर का नए से निर्माण करता है, नया से बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।